टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इनकोडर्स हैं। इनकोडर्स कैसे काम करते हैं इसको अगर हम लोग देखें तो ये कैसा सिस्टम है जो कि टू की पावर n इनपुट्स होती हैं और n इसकी आउटपुट्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, काम क्या करता है? अगर मैं कोई कंसीडर करता हूँ एग्जांपल, लेट्स से 4 इनपुट का अगर इनकोडर है, इसका मतलब ये होगा कि 4 डिवाइसेस हमने इनपुट पे अटैच किए। लेट्स से दोज डिवाइसेस आर D0, D1, D2 एंड D3। इन 4 डिवाइसेस के लिए 2 आउटपुट्स होंगी। उन 2 आउटपुट्स को अगर मैं नाम दे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से आउटपुट ए एंड आउटपुट बी। तो डिपेंडिंग अपॉन के इन 4 डिवाइसेस में से किसी टाइम इंस्टेंट पे कोई एक डिवाइस वन हो, अगर वन इनपुट देती है या एक्टिवेटेड होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पे उस डिवाइस का कोड जनरेट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इनको नाम अगर दे देता हूँ, फर्ज करें D0 इज कनेक्टेड विद 0, इट इज कनेक्टेड विद 1, इट इज कनेक्टेड विद 2, इट इज कनेक्टेड विद 3। तो जब D2 लेट से 1 होती है, इसको अगर मैं ऐसे वर्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर इनपुट डिवाइसेस में से D2 1 हो जाती है, या इसका मतलब है कि D2 अगर एक्टिव होती है, तो आउटपुट पे इस डिवाइस के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड जनरेट हो जाएगा विच विल बी 1 0। सिमिलरली अगर इनपुट डिवाइस लेट्स से D3 1 हो जाती है, 0 0 0 1, तो आउटपुट पे जो कोड जनरेट हो जाएगा बाइनरी कोड, दिस विल बी corresponding to device number 3, which in this case this will be 1 1 and so on so forth। तो ये करता क्या है कि जो डिवाइसेज इनपुट पे हमने अटैच की हुई हैं, इन डिवाइसेस के करस्पॉन्डिंग इनको इनकोड करके आउटपुट पे बाइनरी कम्बिनेशन देता है। उस बाइनरी कम्बिनेशन को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी वाली इनपुट डिवाइस एक्टिव है। ठीक है। तो दिस इज आवर इनकोडर। इसको अगर मैं ऐसे बताता हूँ कि दिस इज ए 4 इनपुट 2 आउटपुट इनकोडर। ये 4 इनपुट डिवाइसेज हैं। 4 इनपुट डिवाइसेज में से जो भी एक डिवाइस किसी टाइम इंस्टेंट पे एक्टिव होगी, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पे उसका बाइनरी कोड जनरेट हो जाएगा। इसको अगर हम डिजाइन करना चाह रहे हो इस सिस्टम को, तो हमें डिजाइन करने में जो पहला काम करना पड़ता है वो सिस्टम का हमें ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। इसका मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। लेट्स नेम these inputs as, let's say this is D0, this is D1, let's say this is D2 and let's say this is D3। ये फर्ज करें 4 इनपुट डिवाइसेज हैं जो हमने अटैच की हुई हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे एक आउटपुट्स वाला कॉलम बनाता हूँ। और आउटपुट्स में हमारे पास 2 आउटपुट्स हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं these are A and B। ठीक है। अच्छा, इस आउटपुट कॉलम में अगर हम देखें तो हर डिवाइस के करस्पॉन्डिंग पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिस्ट डाउन किया हुआ है। जैसे कि पहला केस या उसमें हम अज्यूम ये करें कि लेट्स से अगर D0 वाली डिवाइस एक्टिव है, D0 वाली डिवाइस अगर ऑन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट बाइनरी कोड क्या होगा? 0 0 0 0, राइट। जब डिवाइस 1 ऑन है, जब यहाँ पे 1 आता है, बाकी दोनों तीनों केसेस में 0 है, तो आउटपुट विल बी 0 1। सिमिलरली जब डिवाइस 2 ऑन होती है, जब यहाँ पे 1 आता है, तो इसका मतलब है कि ए और बी में दिस विल बी 1 0। और फाइनली जब डिवाइस 3 ऑन होती है, दिस इज 1, तो आउटपुट विल बी 1 1। तो ये सिस्टम का ट्रूथ टेबल बनेगा जो इन 4 इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग बाइनरी आउटपुट को जनरेट कर रहा है, राइट। सर अगर 2 डिवाइस हो गए ऑन, 1 हो ऑल गया, राइट। अगर मल्टीपल डिवाइसेस ऑन हो जाती हैं साइमल्टेनियसली, जैसे इस केस में हम अजम्पशन, जब हम ये ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे दीज आर द पॉसिबल इनपुट्स। जैसे कि हम अगर रो वाइज इसको देखते हैं, वी आर अज्यूमिंग कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे कोई एक डिवाइस ऑन हो, राइट। तो अगर मल्टीपल डिवाइसेस ऑन हो जाएं, तो मल्टीपल डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए हमें दूसरे सिस्टम पे जाना पड़ता है। इस इनकोडर को हमें थोड़ा सारा मॉडिफाई करना पड़ता है। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू डिफाइन अ प्रायोरिटी इनकोडर। हम उस पर आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है।
कि अगर ठीक है मोर देन वन डिवाइसेस ऑन हो जाती हैं किसी टाइम इंस्टेंट पे तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. ओके, फॉर द टाइम बीइंग वी हैव डिजाइन दिस ट्रूथ टेबल विद असम्पशन कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे कोई एक इनपुट वन होगी. अगर मैं आउटपुट को लिखना शुरू करता हूँ, लेट्स से इफ आउटपुट इज ए, तो ए का एक्सप्रेशन क्या होगा? ए में सर अगर मैं किस केस में? इसी टेबल में, ये आउटपुट वाला कॉलम है ना, आउटपुट वाले कॉलम में से मैंने ए को उठा लिया. ए में हम देखना चाह रहे हैं कि जब जब इनपुट जब जब आउटपुट वन है तो इनपुट में क्या कॉम्बिनेशन थे. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला वन उठाता हूँ, ये वाला वन कब वन हो जाता है? जब भी इनपुट में D2 डिवाइस टू जब भी इनपुट में डिवाइस टू हाई होती है, राइट. तो ए इज इक्वल टू डिवाइस टू प्लस, सिमिलरली ए में दूसरा वन कब आता है? जब डिवाइस थ्री ऑन है. तो D2 प्लस दिस विल बी डी. इन अ सिमिलर वे अगर मैं बी को लिखना चाहता हूँ तो बी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? बी में जो दो वन पड़े हुए, इस वाले वन को अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला वन कब आता है? जब भी डिवाइस वन की वैल्यू वन होती है. तो इसका मतलब है बी विल बी इक्वल टू डिवाइस वन प्लस इसका जो लास्ट वाला वन है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनता है? डी थ्री. डी डिवाइस वन प्लस डी थ्री, राइट. तो ये दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे इस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग, और इन दो एक्सप्रेशंस के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इसके लॉजिक सर्किट को इम्प्लीमेंट कर लें तो we need two OR gates. If I say this output is A, तो इसकी जो inputs हैं this is D2, this is D3. Similarly, if I say this output is B, इसका मतलब है कि इसकी दो inputs हैं this is D1 and this is D3, right. तो इसको हमने एक बॉक्स के अंदर हम इसको बंद कर देते हैं. वी कि ये हमारा एक इनकोडर है जो कि चार इनपुट्स लेता है और दो आउटपुट्स जनरेट करता है. ऑल्दो इस केस में D0 यूटिलाइज नहीं हो रही, तो उसको अगर आप यहाँ पे शामिल करते भी हैं तो उसको आप ओपन एंडेड छोड़ सकते हैं कि लेट से D0 भी यहाँ पे शामिल हो रहा है लेकिन उसका कोई रोल नहीं है सिस्टम के अंदर. ठीक है. ऑल तो ये हमारा एक 4 इनपुट 2 आउटपुट का एक इनकोडर बनता है. इन सिमिलर वे अगर मैं एक ऐसा इनकोडर डिजाइन करना चाह रहा हूँ जो लेट से 8 इनपुट 3 आउटपुट वाला हो, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? 8/3 वाला कैसे बनेगा अगर हम 8/3 का बनाना चाहते हो? सर आठ आठ तो उसमें उसमें हो क्या जाएंगे. डिफरेंस डी होगा? D0 से D7 तक आ जाएगा और हाँ, ABC D0 से D7 तक इनपुट्स हो जाएंगी और आउटपुट्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 3. आउटपुट्स हमारे पास 3 हो जाएंगी. जैसे उस केस में अगर हम नाम देते हैं तो दोज कुड बी A, B एंड C. तो उसको हम लिटरेचर में ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर के नाम से जानते हैं. ऑक्टल टू बाइनरी इसलिए कह रहे हैं कि उसमें 8 इनपुट कॉम्बिनेशन है. ऑक्टल का मतलब 8 होता है, ठीक है, 8 होता है. तो दिस इज एन 8/3 इनकोडर. ये उसका ट्रूथ टेबल गिवन है. तो यू कैन सी कि ये D0 से लेकर D7 तक 8 इनपुट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. 8 इसका मतलब है डिवाइसेस अटैच्ड हैं और 3 आउटपुट्स हैं. आउटपुट्स को हम A, B और C कह रहे हैं यहाँ पे. तो इसमें भी अगर आप केयरफुली देखें यू वुड सी के अगर मैं रैंडमली कोई इनपुट कॉम्बिनेशन देखता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 का देखता हूँ, कि जब डिवाइस D6 ऑन होती है तो यू कैन सी कि आउटपुट वाले कॉलम में 1100 इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी कॉम्बिनेशन होता है वो जनरेट हो जाता है. सिमिलरली D3 को अगर आप देखें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 011 जनरेट होता है विच इज द बाइनरी कॉम्बिनेशन फॉर डिवाइस 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. तो अगर इसके आउटपुट कॉलम्स को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर ए? सर आउटपुट ए कब कब D4 वन होती है? D5 हाँ, D6 D7. ए वन हो जाता है जब भी D4 हाई होता है प्लस ये बेसिकली ये लास्ट चार कॉम्बिनेशन है. तो वी नीड D4 D5 5 6 एंड 7. D4 this is D5 plus this is D6 and this is D7. ये ए का एक्सप्रेशन आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं बी वाला एक्सप्रेशन लिखता हूँ दिस विल बी, ये दो वन ये आते हैं. इन दो वंस के लिए आउटपुट क्या होगी? D2 प्लस D3. D2 प्लस Yes sir. D3 और लास्ट वाला जो दो वन है उसके लिए दिस विल बी D6 प्लस D. और इवेंचुअली लास्ट वाला जो बनता है
C, output C, this will be equal to D1, D3 this one, right? 1 plus 3 plus 5 plus 7 प्लस 5 और प्लस 7, तो ये हमारा एक इनकोडर बन जाएगा जो कि 8 इनपुट्स लेता है और 3 आउटपुट्स जनरेट करता है, राइट। तो इसको अगर मैं ब्लॉक डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करता हूँ तो दिस कैन बी रिटन एज, let's say this is D0, this is D1 और up to so on, this is D7 और 3 इसके आउटपुट्स हैं which is A, B and C, और इसके अंदर जो ये एक्सप्रेशंस गिवन हमने नीचे फाइंड आउट किए हैं इसके करस्पॉन्डिंग आप लॉजिक गेट्स लगा लें तो दिस विल बी अ 8x3 एनकोडर, ठीक है। ऑलराइट, चलें वापस ऊपर आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्लियर होगा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? यस सर। ओके गुड, चलें वापस हम इस पे आते हैं। इस सिस्टम के अंदर जैसे एक स्टूडेंट में से आप में से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इफ मल्टीपल इनपुट्स आर हाई एट द सेम टाइम, जैसे अगर D2 और D3 वन हो जाती है तो फिर क्या होगा? इफ आई लेट्स मार्क दिस वन कि अगर D2 और D3 दोनों किसी टाइम इंस्टेंट पे वन हो जाती हैं तो फिर आउटपुट ए और बी कौन सा वाला कोड जनरेट करेंगे, या सिमिलरली D1 और D2 अगर हाई हो जाते हैं तो फिर आउटपुट कौन सा कोड जनरेट करेंगे। तो इस केस में हमें इन इनपुट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, प्रायोरिटीज असाइन करनी पड़ती हैं कि कौन सी डिवाइस की हाईएस्ट प्रायोरिटी। जैसे इस लेट्स से अगर मैं ऐसा टेस्ट केस अज्यूम करता हूँ कि इफ वी से D3 हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसका मतलब है कि अगर D3 की वैल्यू 1 होती है उसके साथ किसी भी दूसरी डिवाइस की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो आउटपुट विल बी जनरेटेड कोरस्पॉन्डिंग टू D3, ठीक है। अगर D3 हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो आउटपुट D3 की कोरस्पॉन्डिंग जनरेट होगी। प्रायोरिटी हम खुद सेट करेंगे या ऑटोमेटिक होती प्रायोरिटी, है यस, ऑलरेडी? प्रायोरिटी आप खुद सेट कर सकते हैं, दिस इज अ डिजाइन प्रॉब्लम। प्रायोरिटीज आपको रिक्वायर्ड भी की जा सकती हैं कि लेट्स से आप ऐसा प्रायोरिटी इनकोडर डिजाइन करें जिसमें लेट्स से D3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, या मैं कह देता हूँ कि D0 की हाईएस्ट प्रायोरिटी हो। तो ये अनलेस स्पेसिफाइड यू कैन सेट मैनुअली, आप खुद से पहले डिजाइन करने से पहले आप बता सकते हैं कि अगर दो कन्फ्लिक्टिंग डिवाइसेस ऑन हो जाती हैं किसी टाइम इंस्टेंट पे, जैसे अगर लेट्स से D2 और D3 ऑन हो जाती हैं, यू विल स्पेसिफाई कि आउटपुट कौन से इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग जनरेट होगी। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम अप्रोच करते हैं तो सिनेरियो ऐसा है कि अगेन हम इसको डिजाइन करेंगे 4x2 वाले प्रायोरिटी इनकोडर के थ्रू ही। तो 4 जो इनपुट्स हैं उनमें से अगर मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स से हमारी असम्पशन है कि D3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और D0 की लोवेस्ट प्रायोरिटी है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखेंगे इन डिवाइसेस को तो इसका मतलब है कि जब D3 और D2 का कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो जो आउटपुट जनरेट होगी वो D3 की कोरस्पॉन्डिंग होगी। सिमिलरली अगर D2 और D1 का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आउटपुट D2 की कोरस्पॉन्डिंग जनरेट होगी, और अगर D1 D0 का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो आउटपुट विल बी जनरेटेड कोरस्पॉन्डिंग टू D1। तो इस सिस्टम में भी इसको उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ इनपुट्स को D0 1 2 3, let's say we have again 4 inputs D0 D1 D2 and D3, और 3 आउटपुट्स हैं। 3 आउटपुट्स में 2 आउटपुट्स हैं, लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ दिस इज आउटपुट A एंड लेट्स से दिस इज आउटपुट B। तीसरी एक आउटपुट है जिसको हम V कह रहे हैं। V पे मैं थोड़ी देर में डिस्कशन करता हूँ कि V की क्या जरूरत है। V is usually used for valid bit, ठीक है। ये इंडिकेट करती है कि आपने आउटपुट से रिजल्ट को रीड करना है या नहीं करना। इसमें आता हूँ थोड़ी देर में। लेट्स सी के जो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन बनते हैं D0 से लेकर D3 तक जो इनपुट्स हैं, इफ आई लिस्ट डाउन द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, लेट्स से कि जब D0 की वैल्यू 1 है रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर 0, ठीक है। जब D0 की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या कोड जनरेट होगा? आउटपुट कोड विल बी जनरेटेड कोरस्पॉन्डिंग टू D0 क्योंकि सिर्फ वही वाली हाई है, तो दिस विल बी 0 0, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं दूसरे कॉम्बिनेशन पर जाता हूँ, जब दूसरी डिवाइस ऑन होती है, लेट्स से दूसरी डिवाइस D1 है, अगर D1 की वैल्यू हम हाई करते हैं और इन डिवाइसेस को मैं दोनों को 0 कर देता हूँ और D0 की चूंकि
प्रायोरिटी कम है D1 से, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ D0 बेशक 0 हो या D0 बेशक उसकी वैल्यू 1 हो, आउटपुट कौन सी इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग जनरेट होगी? D1 के कोरस्पॉन्डिंग। गुड। तो D1 के कोरस्पॉन्डिंग अगर आउटपुट जनरेट होगी, इसका मतलब है कि बाइनरी कॉम्बिनेशन जो आउटपुट का A और B का होगा, दिस विल बी फॉर 0 1, राइट? क्लियर हो गया? अच्छा, इसको मैं आगे करता हूँ, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। सिमिलरली कंटिन्यूइंग इन दिस फैशन, अगर D1 के बाद लेट्स से अगर किसी टाइम इंस्टेंट पे D2 की वैल्यू 1 होती है और इसको मैं 0 ज्यूम करता हूँ, अगर D2 की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि जो एक D1 जो मर्जी हो, बेशक 0 हो बेशक 1 हो, सिमिलरली D0 बेशक 0 हो बेशक 1 हो, फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट क्या जनरेट होगी? आउटपुट किस डिवाइस के कोरस्पॉन्डिंग जनरेट होगी? D2 के कोरस्पॉन्डिंग, तो दिस विल बी 1 0। सिमिलरली लास्ट ऑप्शन, जब D3 की वैल्यू 1 होगी तो ये फर्क नहीं पड़ता कि बाकी डिवाइसेस पे क्या आ रहा है, राइट? क्योंकि D3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। जब D3 की वैल्यू 1 होगी तो रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस को मैं डोंट केयर कर देता हूँ, वो बेशक 0 हो बेशक 1 हो, फर्क नहीं पड़ता। तो आउटपुट विल बी जनरेटेड फॉर D3 एंड विच विल बी डबल 1। तो इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में लिटरेचर में लिखा इस तरह से जाता है कि ये जो 0 1 वाली जो कंडीशन है, इनको रिमूव करके जहाँ जहाँ पे 0 1 आ रहा था, इनकी जगह पे हम प्लेस कर देते हैं डोंट केयर के, ये जो मर्जी हो। डोंट केयर को यूजुअली डिनोट कैसे करते हैं, हम उसकी जगह पे एक एक्स लगा देते हैं। एक्स, दिस एक्स मीन्स कि ये बेशक 0 हो बेशक 1 हो, राइट? इसकी दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो ये बेशक 0 बेशक 1 से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये हमारा इसका ट्रूथ टेबल बनेगा 4/2 का प्रायोरिटी एनकोडर का, ठीक है? क्लियर होगा यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और, जो मैंने डेलिबरेटली इनिशियली एक रो खाली छोड़ी थी विच वाज फॉर कि जब चारों में से कोई एक डिवाइस भी एक्टिवेट ना हो, चारों डिवाइसेस लेट्स से ऑफ हैं, इसका मतलब है कि चारों पे अगर 0 पड़ा हुआ है, D0 से लेकर D3 तक चारों पे 0 पड़ा हुआ है, फिर आउटपुट कोड क्या जनरेट होगा? जब D0 1 था फिर तो आउटपुट में 0 0 आ जाता। जब कोई भी डिवाइस एक्टिवेटेड नहीं है, इसका मतलब है कि आउटपुट पे कोई कोड जनरेट नहीं होना चाहिए, राइट? जी सर। इनकोडर तो ये काम कर रहा है ना कि इन डिवाइसेस को बाइनरी इनकोडिंग कर रहा है, इन डिवाइसेस को नाम असाइन कर रहा है बाइनरी में। तो अगर कोई भी डिवाइस एक्टिव नहीं है तो वी शुड नॉट रीड आउटपुट। इसका मतलब है कि ए और बी को मैं कह देता हूँ कि ये डोंट केयर में होंगे, क्योंकि हम इनकी वैल्यू को रीड ही नहीं करेंगे। और इसको इंश्योर करने के लिए कि हमने ए और बी की वैल्यूज को कब रीड करना है कब इग्नोर करना है, तो उसके लिए यूजुअली ये वैलिड बिट यूज की जाती है। वैलिड बिट की वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी अगर कोई इनपुट भी प्रेजेंट ना हो। वैलिड बिट की वैल्यू अगर 1 है और तो इसका मतलब है कि हम आउटपुट कॉम्बिनेशंस को रीड कर सकते हैं। और वैलिड बिट को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि कब 0 कब 1 हो? इसको हम यूज किस पर्पज के लिए कर रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट शुड बी हाई, एटलीस्ट वन ऑफ द डिवाइसेस शुड बी एक्टिवेटेड फॉर आउटपुट टू बी रीड। तो हम लोग करते क्या है कि जब पहले कॉम्बिनेशन को छोड़ के रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन अगर देखें तो हर एक केस में कोई ना कोई डिवाइस लाजमी एक्टिव है। तो जो रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन है उस केस में हम इसको कर देते हैं कि हर एक केस में आउटपुट जो है बेसिकली 1 है। सिर्फ एक पहला केस है जिसमें आउटपुट 0 है, जो ये इंडिकेट करेगा कि इनपुट पे कोई डिवाइस भी एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है? ऑलराइट। अब अगर इसका ट्रूथ टेबल जो बना हुआ है इसको मैं सॉल्व करता हूँ फॉर आउटपुट एक्सप्रेशंस, कैन वी डायरेक्टली राइट आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर ए? यस सर। सर ये डी मुश्किल हो जाएगा, राइट? क्यों? यू डोंट केयर D2 आ गया। प्लस डोंट केयर आ जाते हैं ना। इसका मतलब है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर इन डोंट केयर को भी शामिल करता हूँ तो के मैप एक्चुअली जो ट्रूथ टेबल बना हुआ है ये एक्चुअली ज़्यादा बड़ा बनता है, ये सिर्फ 4 या 5 रोज नहीं है। तो अगर इसको मैं के मैप के अंदर डालता हूँ, लेट्स ट्राई दिस वन। पहले वाला जो जिसमें चारों इनपुट 0 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट वाले कॉलम में ए में क्या आता है? डोंट केयर आता है। डोंट केयर ये वाला एक्स कहाँ पे प्लेस करूँ के मैप में? के मैप में ये वाला एक्स कौन सा स्केयर है? जब पहली जो स्केयर बनता है बेसिकली पहला सेल है, दिस विल बी एक्स, ठीक है? ओके,
इसके बाद ये 0 कहाँ पे आएगा? 1000 पे 1000 कौन सा बनता है? दिस वन राइट, दिस इज 1000। अच्छा इसके बाद अब थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन जो बनता है, ये जो 3 रोज अगली बनती हैं, इन 3 रोज के कोरस्पॉन्डिंग हम आउटपुट में ये इन वैल्यूज को कैसे फिल आउट करेंगे? जीरो। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। ओके देखिए, अगर मैं 1 बाई 1 ट्राई करता हूँ, इस रो को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, लेके आता हूँ नीचे यहाँ पे, इस रो को मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ, विच इज x 1 0 0। इसका क्या मतलब होगा? सर 110 पे भी x आएगा और x 0100 पे भी x आएगा। x100 का मतलब यहाँ पे ये, इसको मैं अगर ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है कि x चूंकि 0 भी ले सकता है, x चूंकि 1 भी ले सकता है, राइट? तो इसका मतलब होगा कि 0 1 00 एक ये कॉम्बिनेशन बनता है और एक कॉम्बिनेशन बनता है 1 1 0 0। इन दोनों कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट क्या है? ए वाले कॉलम में क्या आना चाहिए? 0 0। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, हाँ, और इसको मैं लिख भी देता हूँ कि आउटपुट जो है, आउटपुट ए इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कौन से बनते हैं? 0 1 0 वाला ये बनता है, और 1 1 0 इसके साथ इमीडिएटली ये बनता है, राइट? तो ये हमने ये इस रो को सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। जो ये वाली रो बनती है, डबल x है और 1 0 है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ x x 1 0। इसकी 4 इसकी क्या पॉसिबिलिटीज? इसके गुड, इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट? यस सर, इसको मैं फिर लिख देता हूँ 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 और 1 1। इन सब के साथ ये, तो इसका मतलब है कि ये 4 जो हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगी? 1। आउटपुट ए विल बी इक्वल टू 1। तो ये के में कहाँ पे आते हैं? 0 0 1 0 कहाँ पे है? दिस इज 1 राइट, ये बनता है राइट, और 0 1 1 0 ये लास्ट कॉलम पूरा बनता है, राइट? जी सर, यस सर, ठीक हो गया। ओके, और फाइनली ये जो आखिरी रो बनती है, इसको भी अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके ले आता हूँ इन अ सिमिलर वे, जिसमें 3 x पड़े हैं और एक 1 पड़ा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग, अब मैं इसको फर्दर फुल्ली उसी तरह से एक्सपेंड नहीं कर रहा, आप मुझे बता सकते हैं कि आउटपुट जो है, इस केस में भी आउटपुट चूंकि a इक्वल टू 1 है, तो ये के मैप में कौन सी एंट्रीज बनती हैं? सर जहाँ 1 है वो D3, अगर मैं इसको, हाँ, तो जहाँ क्या? 1 है वहाँ पर D3, जहाँ 1 है वहाँ पे A बनना चाहिए। गुड गुड, मैं इसी तरफ बताना लगा हूँ। देखें, जो ये 3 x और 1 लिखा हुआ है, ये दीज आर एक्चुअली कोरस्पॉन्डिंग टू, दिस इज D0, दिस इज D1, दिस इज D2 एंड दिस इज D3। वन वे टू पुट दीज वैल्यूज इन द के मैप इज कि आप हर एक को इस तरह से एक्सपेंड कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इसको भी मैंने लिख लिया, इसको भी लिख लिया। इन अ सिमिलर वे अगर इसको मैं लिखूंगा तो इसके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 000 से लेकर 111 तक, राइट? 000 000 1 और चलते चलते 1 1। एक तो तरीका ये कि आप इनके 8 कॉम्बिनेशन लिख लो, हर एक के साथ ये वाला 1 एज इट इज आ रहा होगा। दूसरा तरीका ये, आप जस्ट ये देख लो कि D3 इक्वल टू 1 कहाँ पे है के मैप में? D3 इक्वल टू 1 जहाँ पे होगा, वहाँ पे आउटपुट वाले कॉलम में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो D3 1 कहाँ पे आता है के मैप में? सारी जो बाकी सारे बच्चे इनमें ही आ रहा है। हाँ, जो बाकी सारे बचते हैं, जो बेसिकली इसमें भी ये वाला D3 क्योंकि दूसरा वेरिएबल है, तो ये दोनों दिस वन एंड दिस वन, these are corresponding to D3 equal to 1, राइट? तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो के मैप बने, जो के मैप में ये जो एंट्रीज बच जाती हैं, ये सारी क्या होंगी? 1 होंगी। आउटपुट ए का एक्सप्रेशन क्या बनेगा पेयरिंग करने के बाद? एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर इसके साथ बन जाएगा 8 8 का, राइट? यस सर, इस वाले पेयर की आउटपुट क्या होगी? D3 होगी इसकी खाली। दिस विल बी D3, और इस वाले के साथ वाले की क्या होगी? दिस विल बी D2,
ठीक है, गुड। दिस विल बी D2। इन अ सिमिलर वे आप इसका आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आउटपुट कॉलम बी का। उसको मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इसको आपको एज अ क्लास पार्टिसिपेशन जमा करवाना होगा। सर ये जो हमने पेयर बनाए थे जहाँ पे डबल एक्स आ रहा था वहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं ना कि जहाँ पे D2 D3 1 0 है वहाँ पे 1 1 आ जाएगा आंसर। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हमने D3 के लिए किया है कि हमने देखा कि जब D3 की वैल्यू 1 है तो हमने बाकी D0 1 2 को बेशक ना देखो, जब देखो पूरे कॉलम में D3 1 है तो आपने D3 में वालों ने पुट कर दिया। सिमिलरली अगर आप इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं, जो हमने ये रो बनती है D2 1 है जब D3 0 है, तो आप इन दोनों डॉट केयर को ना देखें। D2 1 और D3 0 कब बनता है? वो बेसिकली लास्ट वाला कॉलम बनता है कि इसमें D2 की वैल्यू 1 है, D3 की वैल्यू 0, डायरेक्टली आप इसमें 1 पुट कर देते हो। एक्चुअली करना हमने ऐसे ही था, लेकिन ये मैंने एक्सप्लिसिटली सॉल्व डिटेल के साथ इस तरह इसलिए किया क्योंकि आप इसको एक दफ़ा समझ लोगे, फिर आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप इसको सॉल्व करके बी के लिए भी जमा करवाओगे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। लेट्स ट्राई कि जो वैलिड बिट v है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, v वाला और ट्रूथ टेबल को देख के हम कोशिश करते हैं फिर कि के मैप में वैल्यूज कहाँ पे आती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द ट्रूथ टेबल। इसको देखें, एक ही 0 पड़ा हुआ है, बाकी सारे के सारे 1 है v में। स्टार्ट में आएगा सिर्फ 0 बाकी सारे तो 1 है। एक जो 0 पड़ा हुआ है वो बेसिकली तब v इक्वल टू 0 तब आता है जब शुरू में सारे के सारे 0 पड़े हुए हैं। इसके अलावा हर आउटपुट 1 है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे के मैप के अंदर फिल करता हूँ तो दिस आउटपुट v दिस विल बी 0, रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी 1, सारी सारी 1 है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मैं इसको एक दफा क्विकली फिल भी कर देता हूँ। कितने पेयर बनेंगे? सर 8 8 के बनेंगे। 8 8 के तो बनेंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे कितने? 3 सर 4 4 नहीं, बनेंगे। 4 4 3 बनेंगे, 4 होंगे, 2 8 के 2 4 देख लो। के। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। पहले वाला ये पेयर बना लिया हमने 4 का। इसकी आउटपुट क्या होगी? सर इसकी होगी D2। दिस विल बी D2, राइट, D2 होगी, ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। इसके साथ अब 8 का कोई और पेयर बनता है? वर्टिकली नहीं बनता, हम हॉरिजॉन्टल पे आ जाते हैं। सर इसके साथ के 1s का बनता है। और ये वाला भी बनता था, और राइट। इसके साथ जो पेयर बनता है वो ये बनता है, ये वाले 8 का पेयर बना देते हैं, राइट। इसके लिए आउटपुट क्या जी होगी? सर। दिस विल बी इसके लिए D3। D3, राइट, ओके, गुड। अब ये 3 1 जो बच गए हैं वर्टिकली, इनका क्या करें? इनका भी 8 8 का इनके बन जाएगा। इनके भी 8 8 के पेयर हम बना सकते हैं एग्जैक्टली। तो अगर इनके मैं 8 8 के पेयर बनाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली 8 8 के पेयर बनेंगे, ठीक है। तो एक पेयर 8 का ये बनेगा। इसके लिए आउटपुट क्या होगी? D0। दिस विल बी D0। और फाइनली जो एक 1 बच जाता है ऊपर वाला, इसके लिए अगर मैं बनाता हूँ, इसके लिए क्या बन जाएगा? D1। दिस विल बी D1। इस पेयर के लिए था D0, और बाकी हमने साथ साथ लिख लिया था, तो दिस विल बी D1। तो आउटपुट कॉलम में जो V का वैलिड बिट का एक्सप्रेशन आएगा उसमें एक्चुअली चारों इनपुट डिवाइसेस को हम सिंपली ऐड कर रहे हैं, सिंपली लॉजिकली और कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट। वैलिड बिट 1 हो जाएगी जब भी कोई एक इनपुट डिवाइस एक्टिव है। जब भी कोई एक इनपुट डिवाइस एक्टिव होगी तो इसका मतलब है कि आप आउटपुट ए और बी को प्रायोरिटी इनकोडर में से आउटपुट ए और बी को आप रीड कर लोगे। अगर वैलिड बिट ही 0 आ रही है, इफ वी जीरो होने का क्या मतलब होगा कि जब चारों डिवाइसेस 0, अगर चारों डिवाइसेस 0 हैं तो फिर जो आउटपुट कोड ए और बी का जनरेट होगा वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, ओके, सेम प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर लोगे। आउटपुट आपने बी के लिए सॉल्व करनी है। इसकी छोटी सी आपकी एक्सरसाइज होगी और इसको आपने अलग क्लास पार्टिसिपेशन जमा करवाना है, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। और बी को सॉल्व करते हुए अगेन आपने बी में आप देखें कि 1 कहाँ पे आते हैं, विच इज हियर एंड ये 2 1 आते हैं, एक हमारा डॉट केयर है। तो इन वंस के लिए आप उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर लिया था, तो अगर आप एक्सपैंड करके लिख लोगे तो दिस माइट
बी ईजियर, उसको आप सॉल्व करना रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लास पार्टिसिपेशन असाइन की थी, उसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था कि आपने एक बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन का गिवन है, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू। तो जो मल्टीप्लेक्सर्स 8-4 वाला था वो हमने किया हुआ है, 2 वाला मैंने आपको क्लास पार्टिसिपेशन दी थी, इसको सोल्यूशन करवा देता हूँ मैं। तो अगर 3 इनपुट्स हैं x, y और z, लेट्स नेम दीज इनपुट्स एज x, y एंड z। ये 3 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट का हमारा मल्टीप्लेक्सर है। एक हमारे पास इस मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन इनपुट होगी, लेट्स से दिस इज s, और हमारे पास ये आउटपुट फंक्शन f है। तो सिलेक्शन 0 का मतलब है कि ये इनपुट आगे चले जाएगी, और 1 का मतलब है कि ये इनपुट आगे चले जाएगी। अब सिलेक्शन 0 में अब मेरे पास जो 3 इनपुट्स हैं x, y, z, उसमें से अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँ तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट x होगी जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब है कि ये इनपुट चूज हो जाएगी। इस इनपुट के लिए अगर मैं ट्रूथ टेबल देखता हूँ तो ये 4 एंड रोज बनती हैं जो कि x इक्वल टू 0 के लिए एक्टिवेटेड होंगी। तो एक x को हम एज अ सिलेक्शन यूज कर लेते हैं, जो रिमेनिंग 2 इनपुट्स हैं y और z, उनको हम यूज कर लेते हैं आउटपुट फंक्शन को राइट करने के लिए। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि दिस कैपिटल F विल बी ए फंक्शन ऑफ y एंड z, तो कैपिटल F को हम इन टर्म्स ऑफ y और z लिख लेंगे। तो अगर मैं पहली 4 रोज को देखता हूँ जब x इक्वल टू 0 है, तो आउटपुट वाला कॉलम अगर मैं क्विकली इसको फिल कर लेता हूँ, जैसे आउटपुट में कब कब 1 आती है, 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो इन 4 जगहों पे आउटपुट 1 आती है, राइट। दिस शुड बी 1, दिस विल बी 1 एज वेल। तो इसके अलावा जो आउटपुट्स हैं वो 0 है, उसको भी मैं लिख लेता हूँ, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ऑलराइट, अब अगर आउटपुट फंक्शन को f को इन टर्म्स ऑफ y और z लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे इन 2 मिन टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। इन 2 मिन टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं आउटपुट एक्सप्रेशन को लिखता हूँ तो कैन आई राइट इट डाउन के जो कैपिटल F होगा, दिस विल बी इक्वल टू y कॉम्प्लीमेंट z प्लस y इंटू z कॉम्प्लीमेंट। इन 2 वंस के लिए एक एक ये टर्म बनेगी, इन 2 इनपुट्स के लिए एक ये टर्म बनेगी। तो ये y और z का अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो दिस विल बी y एक्सक्लूसिव और z। तो हम करेंगे क्या कि इस इनपुट को पहली के साथ अटैच कर देते हैं जो कि x इक्वल टू 0 के लिए सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ टेबल में हम उसको x इक्वल टू 0 को चेक करें। इन अ सिमिलर वे अगर मैं x इक्वल टू 1 के लिए देखता हूँ तो ये लास्ट वाली 4 रोज बनती हैं। इन 4 लास्ट वाली रोज के लिए अगर मैं आउटपुट f को लिखता हूँ तो जो 2 वंस बनते हैं, इन 2 वंस के लिए मिन टर्म क्या होंगी, दिस विल बी y इंटू z कॉम्प्लीमेंट प्लस y z, और यहाँ से अगर आप y को कॉमन कर लेते हो तो वी विल हैव z कॉम्प्लीमेंट प्लस z विच इज 1, तो आउटपुट विल बी इक्वल टू y। तो इसका मतलब है कि दूसरे इनपुट पे हमने जो इनपुट अटैच करनी है दिस विल बी y, और पहली पे जो हमने अटैच किया दिस इज ए y एक्सक्लूसिव और z। तो ये हमारा एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट हो जाता है अगर हम 2 इनपुट और 1 आउटपुट वाले एक मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, आप उनको भी देख लीजिएगा लेक्चर नोट्स में और सर ये बेटर पिछले लेक्चर जी। जो हमने तो क्या कह रहे हैं, आवाज काट रही है आपकी। जो पिछले लेक्चर में आपने मल्टीप्लेक्सर पढ़ाया था उसमें सिलेक्शन का जरा बता देंगे, इस सेक्शन का किस तरह से करनी है। सिलेक्शन कितनी होती है या कैसे, क्या मतलब, नहीं क्वेश्चन क्या है। नहीं, वो हमने 6/1 बनाया था 4/1 मल्टीप्लेक्सर यूज करके, तो उसमें जो सिलेक्शन की थी लीस्ट सिलेक्शन हाँ, आपने कहा था करनी वो। उसको अगर आप यहाँ पे देखते हो, आई होप इसमें होगा। बड़ा वाला मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाते हैं, छोटे वाले मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, ये वाला जैसे था, ये 16/1 वाला यस बनाया हुआ हमने, राइट, ये वाला, राइट। जी तो इसमें यस जो अगर मैं 4 सिलेक्शंस को लिखता हूँ ना, जैसे यहाँ पे आप देखें तो यू कैन सी के जो 4 सिलेक्शन है S0, S1, S2 और S3, ये 4 इनपुट पे हम दे रहे हैं। इसमें जो लीस्ट वाली हैं, लीस्ट का मतलब है कि जिनकी वेटेज कम है, अगर आप इसको बाइनरी में देखते हो
तो हम लोग कैसे लिखते होते हैं 1 to 4 8 वाले फॉर्म में जब हम लिखते होते हैं इसको, तो इसको मैं यहाँ पे कहीं पे राइट डाउन कर भी देता हूँ, S3 S2 S1 S0। तो इनकी अगर मैं बाइनरी वेटेज की बात करता हूँ तो इसकी वेटेज 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 4 होती है और इसकी 8 होती है। नॉर्मली इनको लिटरेचर में हम ऐसे ही पढ़ते होते हैं कि दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सिमिलरली दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो डिपेंडिंग अपॉन के जो आपने ये वाले 4 मल्टीप्लेक्सर लगाए हुए हैं, इनके अगर दो दो सिलेक्शन चाहिए तो आप इसमें से जो लीस्ट वाली 2 बिट्स होंगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले जो 2 बिट्स हैं विच इज S1 और S0, वो आप यहाँ पे अटैच कर देते हैं, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वाली 2 बिट्स होती हैं उनको आप इससे नेक्स्ट जो स्टेज वाला मल्टीप्लेक्सर होता है उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो जो प्रॉब्लम जब कॉम्प्लेक्स होगा, अगर आपको बहुत बड़ा कोई मल्टीप्लेक्सर बनाना पड़ जाता है छोटे छोटे ब्लॉक्स के थ्रू, तो अगर लेट्स से यहाँ पे जैसे 2 स्टेजेस है ना, यहाँ पे एक स्टेज ये बनती है मल्टीप्लेक्सर्स की, एक ये स्टेज बनती है, एक ये स्टेज बनती है, ठीक है। तो हमने अपनी सिलेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और हमने यहाँ पे यूज कर लिया। लेकिन अगर फर्ज करें 3 स्टेजेस बन जाती हैं, कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करोगे, यहाँ पे लीस्ट वाली यूज कर ली, फिर उससे नेक्स्ट वाली बिट्स यहाँ पे यूज कर ली, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से S3 है, तो वो आखिर पे आएगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये MSB वाली थी इस तरह से, ठीक है। तो कोई एग्जांपल आप इस बेशक इसी को यूज कर लो। देखें, आप इसी प्रॉब्लम को ट्राई कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन असाइन कर देता हूँ कि आपने 32/1 वाला एक मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है, लेकिन यूज आपने 4/1 वाले ही करने हैं सारे, ठीक है। उसको ट्राई कीजिएगा और फिर अगर फर्दर आपको उसको ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में, किसी क्लास के बाद। जी, एक इनपुट टेबल दिखाइएगा, नीचे होगा कहीं यहाँ पे स्लाइड में। 4 इनपुट वाला। यस सर, अच्छा ओके सर। सर यहाँ ये ऊपर है सर, हाँ। तो S ये नॉट जो से वो, ये हम राइट लेफ्ट टू राइट चाहते हैं, S नॉट S1 S2 S3 S0 इस तरह करके। ये आपकी वैसे मर्जी होती है। आप इनको अगर देखें, नॉर्मली अगर हम कहते हैं ना कि बाइनरी जो काउंटिंग हम लिखते होते हैं ना, जब यूजुअली वी मीन के दिस फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट और फोर्थ बिट, दिस वेटेज इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 8। तो अब आपकी मर्जी है, आपने इनको नाम कौन से असाइन करने हैं। यू कुड नेम देम एज ABCD, या आप इनको S3210 कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। या अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आप इसको लेट से WXYZ भी कर लेते हैं। आइडिया ये है कि जो ये वाली बिट है, इट हैज द मोस्ट वेटेज, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसकी मैक्सिमम वेटेज है, इसकी वेटेज 8 है। जी, ए वाली का वेटेज सबसे ज्यादा है और डी वाली का हाँ सबसे कम। एक, हाँ हाँ। तो आप इनको नाम जो मर्जी दे लो, नाम आप बेशक 0 दे दो, इसको अगर ऐसे लिखते हो S0 S1 S2 S3, इसका मतलब है कि आप S0 को हाईएस्ट वेटेज दे रहे हो। तो ये आपकी मर्जी होती है, डिजाइन करते हुए आप अपने ध्यान में रख सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, यस। ऑल राइट।